सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद है ऑनलाइन कक्षाओं का अनुभव आपको पसंद आ रहा होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि घर बैठे बैठे ही अपनी शिक्षा का आनंद ले पाएंगे? अगर आप सभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए पाठों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो बिना किसी कठिनाई के अवश्य सफल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें क्यों की जा रही हैं। तो बच्चों, अगर आपने मेरे द्वारा अभी बोले गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुना है तो इनमें वाक्यों के कुछ प्रकार छुपे हैं। क्या आप उसे पहचान पाए? नहीं? तो कोई बात नहीं, मैं स्पष्ट करती हूँ। मेरा पहला वाक्य था, उम्मीद है ऑनलाइन कक्षाओं का अनुभव आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसमें संदेह छुपा हुआ है। हो सकता है पसंद आ रहा हो सकता है नहीं पसंद आ रहा हो। तो बच्चों, यह संदेहवाचक वाक्य था। मेरा दूसरा वाक्य था कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि घर बैठे बैठे ही अपनी शिक्षा का आनंद ले पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य था। और मेरा तीसरा वाक्य था कि अगर आप ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाए गए पाठों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो बिना किसी कठिनाई के अवश्य सफल होंगे। तो इसमें संकेत दर्शाया गया है कि अगर पढ़ाई करेंगे तो सफल होंगे। तो बच्चों, यह संकेतवाचक वाक्य था। बच्चों, अब वाक्यों के और भेद जानने की उत्सुकता बढ़ ही गई होगी। तो चलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम वाक्य का स्वरूप जानेंगे कि वाक्य क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, और संप्रेषण के अंतर्गत हम वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप की रचना किससे होती है? वाक्यों से। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है, और वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता है। और आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वाक्यों की रचना किससे होती है? विभिन्न पदों और पदबंधों से। पदबंध अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द एक निश्चित क्रम व अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं। उदाहरण स्वरूप, तोता पिंजरे में बंद है। अब अगर हम पिंजरे में बंद है की जगह हम बोले तोता सोने के पिंजरे में बंद है, तो यहाँ पर हमने पिंजरे के विषय में थोड़ा डिटेल में बताया कि पिंजरा जो है वो कैसा है? सोने का पिंजरा। तो ये सोने का पिंजरा पदबंध कहलाएगा। अतः वाक्यों की रचना किससे होती है? पदों और पदबंधों से। और वाक्यों में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य जो है वो मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली सबसे लघुतम इकाई है। उदाहरण स्वरूप, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब अगर आप इस वाक्य की रचना पर ध्यान दें तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से दो अंग दिखाई देंगे। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही है। अब इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता के विस्तारक आते हैं, तथा दूसरा अंग है विधेय। विधेय जिसका उद्देश्य के लिए विधान किया जाता है, या यूँ कहें कि उद्देश्य के विषय में की जाने वाली बात। उदाहरण स्वरूप, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ बच्चे जो शब्द है ये है उद्देश्य, और मैदान में खेल रहे हैं विधेय। विधेय के अंतर्गत क्रियापद बंध और उसके विस्तारक आते हैं, और उद्देश्य के अंतर्गत हमने क्या बताया अभी? कर्ता व उसके विस्तारक आते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने मन के भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। अतः वाक्य की कुछ विशेषताएं अब हमारे सामने आई हैं कि भाषा की एक ऐसी इकाई जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। दूसरी विशेषता क्या है
कि वाक्यों की रचना किससे होती है? पदबंधों या शब्दों के योग से। तीसरी विशेषता, आपने देखा होगा कि जो भी वाक्यों के उदाहरण दिए गए उन में आए हुए सभी शब्दों के बीच में एक निश्चित क्रम था। तो शब्दों के बीच में एक निश्चित क्रम होता है। और चौथी, वाक्यों की रचना उद्देश्य व विधेय के योग से होती है। वाक्य के भेद। बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 भेद माने गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद माने गए हैं। पहला कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, दूसरा नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयादिबोधक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए जाते हैं उनमें वाक्य के अर्थ या वक्ता के द्वारा व्यक्त विभिन्न वृत्तियों अर्थात मूड्स पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों, 9th क्लास में हम केवल अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या दशा आदि का बोध कराने वाले वाक्य भी आते हैं। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है तेज हवा चल रही है। दूसरा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ये दोनों ही वाक्य सामान्य कथन है अर्थात सिंपल स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, शीला एक अध्यापिका है, उसकी पत्नी बहुत बीमार है। अब ये दोनों वाक्य स्थित्यात्मक वाक्य हैं। अगला भेद देखते हैं, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया निषेध अर्थात न होने का भाव प्रकट होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में अधिकतर न, मत, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे देखकर हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। कविता ने अभी तक पाठ याद नहीं किया। आप इधर ना बैठे। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। अब इन चारों ही वाक्यों में कहीं पर नहीं का प्रयोग हुआ है तो कहीं पर मत का या कहीं पर न का। तो इस आधार पर हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य हैं। अगला भेद आज्ञार्थक या विधिवाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या अनुमति आदि का भाव प्रकट होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, निर्देश दिया जा रहा है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, प्रार्थना की जा रही है। किसले अब पढ़ने बैठ जाओ, यहाँ पर आज्ञा का भाव नजर आ रहा है। सारा सामान खरीद लाना, यहाँ पर भी थोड़ा निर्देश दिया जा रहा है। तो अर्थात जिन वाक्यों में या तो आज्ञा दी जाए या निर्देश दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए या किसी से अनुमति मांगी जाए तो वे किस में आते हैं? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्यों में। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। अब प्रश्नों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें हाँ या ना का उत्तर दिया जाता है अर्थात हाँ ना का उत्तर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण, क्या वह आगरा जा रही है? अब इसका उत्तर किस में आएगा? या तो हाँ में या ना में। अगला, क्या उसने झूठ बोला था? दूसरा, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने वाले वाक्य, जैसे
ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कौन, जो कि वाक्य के मध्य में आया है। दूसरा वाक्य है तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर भी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है, क्यों। अब इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो थोड़ा डिटेल में आता है। अगला भेद देखिए, इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। अब यहाँ पर कामना की जा रही है, विश दी जा रही है। काश इस समय सुमन साथ होती। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, या आपकी यात्रा शुभ हो। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद संदेहवाचक वाक्य, जिसमें क्रिया के पूर्ण होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, अब तक फसल कट चुकी होगी। अब इसमें संदेह व्यक्त हो रहा है, हो सकता है फसल कट चुकी हो या ना भी कटी हो। दूसरा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। तीसरा, शायद बारिश बंद हो जाए, हो सकता है बंद हो जाए या हो सकता है ना भी बंद हो। चौथा, हो सकता है आज धूप ना निकले। तो जिसमें थोड़ा सा भी संदेह व्यक्त होता है वो वाक्य संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता या शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों में जब वक्ता अपने भावों को स्पष्ट करता है तो उनके मुख से कुछ शब्द अपने आप निकलते हैं, जैसे अरे वाह या वाह, ओह या अरे। तो ये शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और जब हम इन वाक्यों को लिखते हैं तो इन वाक्यों को लिखते समय जो हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके बाद में एक चिन्ह लगाते हैं। उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि सूचक चिन्ह। अब उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब वहाँ के बाद में जो ये चिन्ह देख रहे हो ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि सूचक चिन्ह। अगला उदाहरण देखिए, ओह तुम आ गए। अरे कितना विशाल मैदान है, या सावधान ट्रक आ रहा है। अब इन चारों वाक्यों में जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्वतः मुंह से निकले हैं वो किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो आश्चर्य का भाव हो या प्रसन्नता का। तो इस प्रकार के जो वाक्य जिनमें भाव प्रकट होने वाले शब्द जो हैं वो अपने आप निकलते हैं, स्वतः निकलते हैं, वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब अगला भेद देखिए, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता किसी न किसी शर्त का विधान करता है और जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो, जैसे यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज की जान बच जाती। अब आते और बच जाती, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती। संकेत है किसका? सिंचाई करने का। अगर सिंचाई होगी तो फसलें नहीं सूखेंगी। अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी ना जाती। अगला उदाहरण, अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर भी शर्त है कि अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो जहाँ पर कुछ शर्त रखी जाए या किसी चीज़ का संकेत किया जाए तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार वाक्यों से निकलने वाले अर्थ के आधार पर ही इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। बच्चों, इन वाक्यों के 8 भेदों के बीच परस्पर रूपांतरण भी किया जा सकता है। यानी हम किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरित कर सकते हैं, अर्थात उसे बदल सकते हैं। पर सामान्यतः जो विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य होता है उसे ही आधार वाक्य मानकर
अन्य प्रकार के वाक्यों में उसको हम बदल सकते हैं। तो एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो अगली स्लाइड में हम रूपांतरित करने के नियमों को ही जानेंगे। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य अर्थ वाले वाक्यों में परिवर्तित करने का हम तरीका जानते हैं। उदाहरण स्वरूप आप एक वाक्य देख रहे हैं, बच्चा दूध पीता है। कौन सा वाक्य है बच्चों ये? कथनात्मक। अब अगर हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, मीन्स निषेधात्मक में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे। और नहीं शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया बच्चा दूध नहीं पीता, और ये किस में परिवर्तित हो गया? निषेधात्मक में। अब अगर हमें इसे प्रश्नवाचक में बदलना है तो हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या बच्चा दूध पीता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। वाक्य किस में बदल गया? प्रश्नवाचक में। तो इसी प्रकार हम सभी वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी अन्य अर्थ वाले सभी वाक्यों में हम एक वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी। जैसे अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण करना है तो रूपांतरण करते समय प्रश्न बनाने से पहले हम क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर हमें किसी वाक्य को यानी कथनात्मक वाक्य को अगर निषेधवाचक में बदलना है तो हम न, नहीं, मत जैसे किसी एक निषेधवाची अव्यय का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इच्छावाचक या संकेतवाचक वाक्य में बदलना है तो वाक्य के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में हम कोष्ठक यानी ब्रैकेट में एक वाक्य का अंश पहले लिख देंगे, जैसे मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि, जैसे बच्चा लिख रहा है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? मैं चाहता हूँ कि बच्चा लिखे। तो वाक्य किस में बदल गया? इच्छावाचक में। अब अगर हमें इसे संकेतवाचक में बदलना है तो हम वाक्य के आरंभ में यदि या अगर जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चा लिख रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है। अब अगर इसे संकेतवाचक में बदलना है तो हमने क्या किया? वाक्य के आरंभ में लिख दिया यदि बच्चा लिखता तो, या फिर अगर बच्चा लिखे तो वह जल्दी लिखना सीख सकता है। हम वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। अब इसी वाक्य को अगर हमें संदेहवाचक में बदलना है तो हम शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में होगा, होगी या होंगे आदि शब्दों का प्रयोग करके रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे बच्चा लिख रहा है, अब इसे हमने बदला तो वाक्य क्या बना? शायद बच्चा लिख रहा होगा। अब इसे अगर हमें विस्मयवाचक वाक्यों में बदलना है तो आरंभ में हम विस्मयादि बोधक शब्दों जैसे वाह, आहा, ओह या हाय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे और इन शब्दों के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह ज़रूर लगाएंगे। जैसे बारिश हो रही है, अब अगर हमें प्रसन्नता का भाव दिखाना है, अरे वाह बारिश हो रही है, या अगर हमें आश्चर्य का भाव दिखाना है, अरे बारिश हो रही है। तो इस प्रकार हम बच्चों एक वाक्य को यानी एक कथनात्मक वाक्य को हम अन्य अर्थ वाले वाक्यों में भी आसानी से बदल सकते हैं। हाँ, जो अभी बातें जो बताई हैं उन बातों का ध्यान करें, उन्हें समझने का प्रयास करें और फिर अभ्यास करने के उपरांत उन्हें रूपांतरण करें।